हेलो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी की कक्षा 11 की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। तो बेटा, अपने टॉपिक चल रहा है जीव जगत का वर्गीकरण। जीव जगत का वर्गीकरण, और ये क्लास 11वीं हो गई। और इसमें आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? इसमें अपन पढ़ने वाले हैं, देखो कल आपको मैंने बताया था कि व्हिटेकर नामक वैज्ञानिक ने 5 जगत प्रणाली प्रस्तुत की थी। ठीक है ना? कौन सी प्रणाली बेटा? 5 जगत प्रणाली। तो उसके अंतर्गत उसने मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लेंटी, फंजाई और एनिमेलिया, ये 5 अलग अलग जगतों के अंतर्गत संपूर्ण सजीव जगत को विभक्त किया था। ठीक है बेटा? तो आज ना अपन इन 5 जगतों का तुलनात्मक अध्ययन एक टेबल की फॉर्म में करने वाले हैं। ठीक है ना बेटा? तो आप बोर्ड पे देखिए क्या प्रश्न पढ़ रहे हैं अपन। 5 जगत प्रणाली के 5 जगतों का तुलनात्मक अध्ययन। ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले तो अपन आगे तो मैं लिख रहा हूँ बेटा लक्षण। क्या लिख रहा हूँ? कि भाई अपन को किस लक्षण के संदर्भ में अध्ययन करना है। ठीक है ना? अब इसके बाद अपन को 5 जगतों के नाम लिखने हैं। सबसे पहले लिख दिया बेटा मैंने मोनेरो, चाहे मोनेरा कह दो। नंबर 2 पे मैंने लिख दिया प्रोटिस्टा। ठीक है ना? क्या लिख दिया बेटा? प्रोटिस्टा। नंबर 3 पे लिखूंगा बेटा मैं फंजाई। नंबर 4 पे मैं लिख देता हूँ प्लांटी, और नंबर 5 पे मैं लिख देता हूँ एनिमेलिया। तो अपन को क्या करना है कि एक लक्षण विशेष के संदर्भ में इन 5 जगतों का तुलनात्मक अध्ययन करना है। ठीक है ना? तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले अपन उन्हीं लक्षणों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है? जैसे सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ पहला लक्षण, कोशिका का प्रकार। तो बेटा कल की क्लास में आपको, या कल के वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि केवल और केवल मोनेरा जगत के जीव प्रोकैरियोटिक होते हैं। ठीक है ना? मोनेरा के अलावा से सभी जगतों के जो जीव हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं। तो मैं लिख देता हूँ प्रोकैरियोटिक, और से सभी में क्या आ जाएगा बेटा? यूकैरियोटिक। यहाँ पे भी मैं क्या लिख दूंगा? यूकैरियोटिक। यहाँ पे भी मैं क्या लिख दूंगा? यूकैरियोटिक, एंड सो ऑन। यहाँ पे भी मैं क्या बोल दूंगा? यूकैरियोटिक। तो ये मैंने 5 के 5 जगत लिख दिए बेटा। वैसे आपके छोटी कक्षाओं में आप पढ़ चुके होंगे, और नहीं पढ़ चुके हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वे कोशिकाएं होती हैं जो अत्यंत आद्य होती हैं, प्रारंभिक। इन कोशिकाओं में बेटा केंद्रक के ऊपर सुविकसित केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। साथ ही विभिन्न कलायुक्त कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, हरितलवक, गोल्जिकाए, अंतःप्रदब्बी जालिका आदि अनुपस्थित होते हैं। बेटा इनके अलावा जो यूकैरियोटिक कोशिका हैं उनमें सुविकसित झिल्ली युक्त केंद्रक पाया जाता है। पहली बात तो ये है। उसके अलावा विभिन्न
झिल्ली युक्त कोशिकांग जो अभी मैंने नाम लिए थे वो सब उपस्थित होते हैं। तो बेटा अभी आपको मुझे ये बताना है कि जगत मोनेरा के सदस्य केवल प्रोकैरियोटिक होते हैं और मोनेरा के अलावा जो जगत हैं जैसे प्रोटिस्टा, प्लैंटी, फंजाई और एनिमेलिया, इन सभी जगतों के सदस्य यूकैरियोटिक होते हैं। अब आइए आप दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट अपन लक्षणों में क्या लिख रहे हैं? कोशिका का प्रकार तो अपन पढ़ चुके। नंबर 2 पे अपन लिखेंगे कोशिका भित्ति। ये दूसरा लक्षण है जिसके संदर्भ में अपन को सबके बारे में पढ़ना है। ठीक है बेटा, तो देखो सबसे पहले मोनेरा की बात कर रहा हूँ, तो इसमें अपन क्या लिखेंगे कि कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, सबसे पहली बात। आगे इसमें अपन क्या लिखेंगे कि बहुशर्करा और अमीनो अम्लों की बनी होती है। बहुशर्करा व अमीनो अम्लों की बनी, बहुशर्करा व अमीनो अम्लों की बनी होती है। अब प्रोटिस्टा में आइए, इसमें क्या लिखेंगे बेटा? कुछ में उपस्थित और कुछ में एब्सेंट, क्योंकि इसके अंदर प्रोटोजोआ भी आता है और प्रोटोजोआ की कोशिका के ऊपर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। उसके अलावा जो शैवाल वगैरह आते हैं जैसे लाल शैवाल, जैसे कल आपको मैं बता चुका हूँ युग्लिनोइड, युग्लिनोइड में भी पेलिकल होता है, कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो आपको इसमें ये याद करना है, ठीक है? क्या पढ़ना है प्रोटिस्टा जगत के अंदर? क्या कुछ में कोशिका भित्ति उपस्थित एवं कुछ में अनुपस्थित। अब आ गए अपन फंजाई पे, क्या लिखेंगे यहाँ पे? उपस्थित होती है, काइटिन की बनी होती है, काइटिन की बनी। और काइटिन की बनी कोशिका भित्ति को क्या बोलते हैं? कवक सेल्यूलोस ये बोलते हैं, है ना। पादप कोशिका प्लांटी लिखा है, प्लांटी जगत में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, कोशिका भित्ति उपस्थित होती है और बेटा सेल्यूलोज की बनी होती है। जबकि एनिमेलिया में एनिमल्स आते हैं, कोशिका के ऊपर कोशिका भित्ति एब्सेंट होती है। तो इस तरह बेटा अभी तक अपन 2 लक्षणों के बारे में पढ़ चुके हैं। कौन कौन से 2 लक्षण पढ़ लिए? एक तो पढ़ लिया कोशिका का प्रकार, दूसरा कोशिका भित्ति। अब आते हैं अपन तीसरे पॉइंट पर, और तीसरा पॉइंट में लिख रहा हूँ केंद्रक झिल्ली, जो आपको मैं सबसे पहले बता चुका हूँ। क्या बताया था बेटा? कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती हैं उनके केंद्रक के ऊपर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक पर केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है। ठीक है, तो देखो केंद्रक झिल्ली मोनेरा में क्या लिख देंगे? अनुपस्थित। और मोनेरा के अलावा जो 4 जगत हैं, कौन कौन से? प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, शेष बचे चारों जगतों के अंतर्गत केंद्रक के ऊपर सुविकसित केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है। तो ये अपने 3 करैक्टर, 3 लक्षण खत्म हो गए। अब आइए काय संरचना, लक्षण नंबर 4 कि किस प्रकार की काय संरचना इस जगत के जीवों में होती है। तो बेटा देखो मोनेरो में अपन को लिखना है कि इनके शरीर का संगठनात्मक स्तर
कोशिकीय होता है। इसी प्रकार प्रोटिस्टा में भी शरीर का संगठनात्मक स्तर क्या लिखना है? कोशिकीय। अब आ गए अपन कौन से जगत पे? फंजाई। फंजाई में अपन लिख देंगे ऊतकीय। एक्चुअल में कोशिकाएं आपस में संयुक्त होकर ऊतकों का निर्माण कर देती हैं, तो ऊतकीय हो गया, है ना। आगे चलिए, ऊतकीय व अंगीय पादपों में, यानी कि प्लांटी जगत के अंतर्गत, और एनिमेलिया के अंतर्गत एनिमल्स आते हैं जिनमें अंगीय व अंगतंत्रीय प्रकार का शारीरिक संगठन होता है, यानी कि काय संरचना होती है। अब आइए पांचवें लक्षण पे। पांचवा लक्षण क्या दे रखा है? पोषण विधि। ये पांचवा लक्षण है। तो मोनेरा की यदि अपन बात करें तो ये स्वपोषी और परपोषी। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो स्वपोषण प्रदर्शित करते हैं, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो विषम पोषण दर्शाते हैं। तो दोनों प्रकार की कैटेगरी मोनेरा जगत के जीवों में पाई जाती है। प्रोटिस्टा में भी सेम चलेगा बेटा, स्वपोषी और विषमपोषी दोनों प्रकार। कवक बेटा हमेशा और हमेशा विषमपोषी होते हैं, अर्थात सदैव अपने पोषण के लिए दूसरों पर आश्रित रहते हैं, विषमपोषी। प्लांटी की यदि अपन बात करें तो प्लांटी के अंतर्गत आने वाले हरे पौधे स्वपोषी होते हैं, तथा एनिमेलिया के अंतर्गत आने वाले एनिमल्स विषमपोषी अथवा परपोषी होते हैं। तो इस तरह अपन ने टोटल कितने लक्षणों को ख़त्म कर दिया? 5 लक्षणों को। अगले और अंतिम लक्षण पे आते हैं, 6वें लक्षण पे, जनन की विधियाँ। जनन की विधियाँ तो बेटा ध्यान से सुनना। तो मोनेरा जगत के जीवों में जनन की प्रमुख विधि कौन सी है? संयुग्मन। संयुग्मन, ठीक है ना। अच्छा, अब आ गए प्रोटिस्टा पे। प्रोटिस्टा में संयुग्मन व निषेचन दोनों होता है, जबकि शेष बचे तीनों जगतों में, कौन कौन से जगतों में? फंजाई में, प्लांटी में और एनिमेलिया में निषेचन होता है। देखो बेटा, अब आप ये सोच रहे होंगे कि संयुग्मन और निषेचन के अंदर क्या डिफरेंस होता है, तो आप सभी बच्चे ध्यान से सुन लें। देखो बेटा, संयुग्मन में तो क्या होता है, पहली बात तो आप ये समझें, संयुग्मन की क्रिया एक कोशिकीय जीवों में पाई जाती है। तो इन जीवों के अंतर्गत पूरा का पूरा शरीर, यानी कि पूरी की पूरी कोशिका ही युग्मक के रूप में भाग लेती है। तो ऐसे जीवों के मध्य जो निषेचन होता है उसे अपन बोलते हैं संयुग्मन। और निषेचन क्या होता है बेटा? निषेचन में 2 अलग अलग जनक भाग लेते हैं। एक जनक से नर युग्मक निर्मित होते हैं, दूसरे जनक से मादा युग्मक निर्मित होते हैं। उसके पश्चात नर तथा मादा युग्मकों का समेकन होता है, तथा नर और मादा युग्मकों के समेकन को निषेचन कहते हैं। ठीक है बेटा। तो देखो, ये विहिटेकर द्वारा दिए गए 5 जगतों का तुलनात्मक अध्ययन बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। एग्ज़ामों में 2 नंबर के या 3 नंबर के प्रश्न के रूप में पूछा जाता है।
तो एक बार ये पूरी की पूरी टेबल आपको मैं दोबारा समझा देता हूँ, उसके बाद अपन आगे चलेंगे। देखिए, सबसे पहले तो अपन ने लक्षण लिखे और बेटा पांचों के पांचों जगतों के नाम लिख दिए। तो देखो आप, कोशिका का प्रकार मोनेरा में तो प्रोकैरियोटिक, और मोनेरा के अलावा शेष अन्य सभी जगतों में यूकैरियोटिक। दूसरी बात आई कोशिका वृत्ति की, तो मोनेरा में उपस्थित होती है और बहुशर्करा और अमीनो अम्लों की बनी होती है। प्रोटिस्टा में कुछ में उपस्थित और कुछ में अनुपस्थित होती है। उसके बाद फंजाई पे आ जाओ, उपस्थित होती है, काइटिन की बनी होती है, कवक सेल्यूलोज कहलाती है। ठीक है, अब आगे आइए, प्लेंटी में उपस्थित होती है कोशिका भित्ति और सेल्यूलोज की बनी होती है, जबकि एनिमेलिया जगत के अंतर्गत आने वाले एनिमल्स में किसकी होती है बेटा? होती नहीं है। इन प्राणियों के अंतर्गत कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। तीसरे पर आइए, केंद्रक झिल्ली। तो बेटा केंद्रक झिल्ली में आपको क्या कहना है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक के ऊपर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। तो ऐसा अपन ने मोनेरो में कह दिया, जबकि प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया जगत के समस्त जीव यूकैरियोटिक होते हैं। और बेटा इन यूकैरियोटिक जीवों के केंद्रक के ऊपर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट पे आइए, काय संरचना। मोनेरा एवं प्रोटिस्टा के जीव कोशिकीय प्रकार का शारीरिक संगठन प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद फंजाई पे आ गए, तो कोशिकाएं परस्पर मिलकर ऊतक बनाती हैं, तो शरीर का संरचनात्मक संगठन ऊतकीय हो गया। प्लांटी में ऊतकीय और अंगीय प्रकार का, और एनिमेलिया या एनिमल्स के अंतर्गत अंगीय और अंगतंत्रीय प्रकार का। उसके बाद आप आइए लक्षण नंबर 5 पे, पोषण विधि। तो मोनेरा और प्रोटिस्टा के अंदर स्वपोषी और विषमपोषी दोनों प्रकार का पोषण पाया जाता है। सुन लिया आपने? अच्छा, आगे चलिए। उसके बाद अपन आए किस पे? प्रोटिस्टा पे। बोल दिया स्वपोषी, विषमपोषी। फंजाई जगत के अंतर्गत आने वाले कवकों में विषम पोषिता पाई जाती है। उसके अलावा प्लेंटी और एनिमेलिया, प्लेंटी के अंतर्गत प्लांट्स आते हैं और प्लांट्स स्वपोषी होते हैं, यानी कि ये अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में स्वयं बनाते हैं। और सबसे लास्ट में एनिमेलिया, एनिमेलिया के अंतर्गत एनिमल्स आते हैं और एनिमल्स में विषम पोषिता पाई जाती है, अर्थात ये अपने पोषण के लिए सदैव दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं। आगे चलिए बेटा, लास्ट जनन की विधि बता चुका हूँ। संयुग्मन और निषेचन क्या क्या होते हैं। संयुग्मन में तो संपूर्ण एक कोशिकीय जीव युग्मक के रूप में कार्य करते हुए भाग लेता है जनन की क्रिया में, जबकि निषेचन में एक प्राणी के द्वारा नर युग्मक दूसरे प्राणी के द्वारा मादा युग्मक निर्मित किए जाते हैं तथा नर और मादा युग्मकों के समेकन से निर्माण होता है जीव का, मीन्स निषेचन। तो आप क्या पढ़ेंगे कि मोनेरा में संयुग्मन, प्रोटिस्टा में संयुग्मन और निषेचन, जबकि फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया के अंतर्गत निषेचन पाया जाता है। तो बेटा
ये विहिटेकर द्वारा दिए गए पांचों जगतों के अंतर्गत तुलनात्मक अध्ययन आपने खत्म कर लिया। ठीक है, अब अपन एक अगला प्रश्न पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। कवक की संरचना को संक्षेप में लिखिए। कवक की संरचना ये पढ़नी है बेटा आपको। तो इसमें अपन क्या क्या पढ़ेंगे, ध्यान से सुन लें। प्रत्येक कवक लंबी पतली धागे समान संरचनाओं से बनता है। लंबी पतली धागे समान संरचनाओं से बनता है। प्रत्येक कवक लंबी पतली धागे समान संरचनाओं से बनता है। इन संरचनाओं को कवक तंतु या हाइपे कहते हैं। ठीक है बेटा, बहुत सारे कवक तंतु आपस में मिलकर एक जाल बनाते हैं। बहुत सारे कवक तंतु आपस में मिलकर एक जाल बनाते हैं जिसे कवक जाल या माइसेलियम कहते हैं। तो पहला पॉइंट तो आपने ये पढ़ लिया, माइसेलियम कहते हैं। ठीक है, अब आगे चलिए। देखो, ये तो मैं कवक तंतु बना रहा हूँ, एक को तो अपन क्या बोलेंगे, कवक तंतु सिंगल को, या इसको क्या बोलेंगे, हाइपे। और बेटा ये बन गया अब जाल, तो अब इस पूरे को क्या बोल देंगे, कवक जाल। अब दूसरी बात सुनिए कि जो ये कवक तंतु होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। कुछ कवक तंतु सतत, पटविहीन और नलिकाकार होते हैं। जैसे आपके सामने मैंने बना दिया, सतत है, पटविहीन है और नलिकाकार है। ऐसी स्थिति में होने पर ये बहुकेंद्रकी भी होगा, क्योंकि इसके अंदर जीव द्रव्य में बहुत सारे केंद्रक बिखरे रहेंगे। सुन लिया बेटा। और इस अवस्था को संकोशिकी बोलेंगे। एक्चुअल में बहुकोशिकीय पादप कोशिका संकोशिकी कहलाती है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सीनोसाइट। बैठ गई आपके समझ में। आगे चलिए। जबकि कुछ कवक तंतु ऐसे होते हैं जिनमें पहली बात तो इसको असतत बोलेंगे, दूसरी बात इसे पटयुक्त बोलेंगे, और तीसरी बात इसको एक केंद्र की बोलेंगे। एक केंद्र की हो गया बेटा ये। ठीक है। और इन सब के अलावा अपन को बोलना है कि कवकों की जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है। काइटिन की बनी होती है जिसे कवक सेल्यूलोज कहते हैं। ठीक है। तो ये आपको सारी बातें कवक की संरचना के अंतर्गत कहनी है। ठीक है बेटा।